तो फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी शुरू होती है जब मेरी लाइफ में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, मैं सबके लिए बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा हो जाता है कि रिवर्ट बैक में मुझे सब चीज़ें ख़राब ही मिलती हैं। या फिर मेरा जो स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा क्यों है। या फिर कि कैसे मैं बहुत सारी चीज़ें बाय ओन कर ले रही हूँ, जैसे कि मेरा फेस रीडिंग या एनर्जी रीडिंग या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने अचानक से सीख ली हैं। और कैसे मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन की तरफ ध्यान गया और कैसे मैंने एक वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी के अंडर इस चीज़ को किया। और मेरे को पता इसके बारे में पहले से था, बट मैंने फिर उसके अंडर आके इसको पूरा किया। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो मेरे हस्बैंड थे उनके साथ मेरी लाइफ बहुत बढ़िया, बहुत हैपनिंग चल रही थी। अचानक से एक ऐसा टाइम आया जैसे कि हम दोनों के बीच से सारा स्पार्क ही चला गया। कोई बिल्कुल वो मुझे इग्नोर करने लगे, कोई केयर नहीं, कोई मतलब एक बहुत ही गंदी कंडीशन आ गई। तो और जिसमें हम दोनों की विचारधारा दोनों की अलग है, बट ऐसा नहीं है, हम दोनों में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, हम दोनों बहुत मस्ती करते थे, लेकिन एकदम से इतना फील करना, तो ये कैसे हुआ। और यही रीज़न बना मेरे इसके थ्रू आने का। तो मेरे भाई ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, उसने और भी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को की थी, जिसका नाम है द लॉस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो बुक में मुझे सारे आंसर्स मिले, क्या कर्मा, क्या लर्निंग, क्या सोलमेट्स होते हैं, क्या ट्विन फ्लेम्स होते हैं और क्या पास्ट लाइफ होती है। उसके बाद मैं लग गई अपनी लाइफ में। मुझे 6 महीने लगे अपनी पहली पास्ट लाइफ देखने में। कभी मैं सो जाती थी, कभी कोई आ जाता था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी। तो जो मैंने अपनी फर्स्ट लाइफ देखी, उसमें मैं एक फॉरेन कंट्री में थी और मैं एक चर्च से बाहर आ रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ शादी करके, और मैं बहुत खुश हूँ। और जो फिर उसके बाद दिखता है कि मेरे को धीरे धीरे मेरे 5 बच्चे हुए। फिर हम अपनी एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी में मेरे हस्बैंड ने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, बहुत सारे लोगों को बुलाया था। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं देखती हूँ कि एक ग्लास डोर है जिसके बाहर एक आदमी खड़ा मुझे बड़े गौर से देख रहा है। तो मैं देखा कि वो मेरी तरफ मतलब एक नज़र देखते हैं ना, औरतों की सिक्स सेंस होती है, मुस्कुरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अट्रैक्टेड फील कर रहा है। बट मैं इग्नोर कर देती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, तो उस चीज़ को देखने का मेरा कोई मतलब ही नहीं था। जैसे हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, सेम वैसे ही अब मैं देखती हूँ कि धीरे धीरे लाइफ अच्छी गुजर रही है। और उसके बाद मैं अपना डेथ बेड सीन देखती हूँ। तो मेरे सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, सबके अपने लाइफ पार्टनर्स हैं। डेथ बेड सीन पे ये होता है कि मैं बहुत एजेड हूँ, नियर बाय 94 90 इस एज की दिख रही हूँ, लेकिन जो मेरा हस्बैंड है वो बहुत बूढ़ा हो चुका है और बहुत रो रहा है। मैं फ़ील करती हूँ कि भाई मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा चुकी थी अपने बच्चे बड़े करने के बाद, कि लगातार इस तरफ थी कि मुझे ये लगता था कि लाइफ में जो मेन पर्पज़ है वो यूनिवर्स के बारे में जानना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, ये सब है। तो डेथ से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कर चुकी थी। बल्कि मुझे ये लग रहा था कि अब मैं एक रिलैक्सेशन की तरफ जा रही हूँ, मेरी नई जर्नी शुरू हो रही है। पर मेरा हस्बैंड बहुत रो रहा था, वो बहुत पेन में था। वो पेन इतना ज़्यादा था कि वो मेरा हाथ इतने कस के पकड़ रहा था, लेकिन मुझे जो था, मेरे भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी थी क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्टेज पे थी उस टाइम पर स्पिरिचुअलिटी के मामले में। लेकिन एट द एंड पॉइंट आ जाता है एक छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ ईगो। मुझे मेरे हस्बैंड को देखकर ये फील हुआ, ये कैसे दुख में रो रहा है, इसे भी तो आना है, क्यों परेशान हो रहा है इतना। और ये चीज़ें इतनी इजी मतलब वे में क्यों नहीं ले रहा है कि भाई अब उम्र हो गई है, मैं क्या ही दे सकती हूँ, अपना केयर कर सकती हूँ ना, कुछ करती हूँ, डेथ बेड पे हूँ, तो क्यों इतना कर रहा है। तो मैं उसको बस रिलैक्स, मतलब मैं उसके प्यार को थोड़ा सा कम आंक गई कि भाई अब भगवान की तरफ ध्यान लगाना, इतना क्या परेशान होना। और वो बहुत पेन में है, वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रहा है मुझे। अब उस टाइम पे ये होता है कि मैं उसका हाथ पकड़ के कहती हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हें फिर दोबारा मिलूँगी, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। तो ये मतलब नहीं है कि दोबारा हस्बैंड के रूप में, ताऊ चाची किसी के रूप में भी मिल सकता है, मेरा बच्चा बन के आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें फिर मिलूँगी। अब इस लाइफ में मैं उन सभी एनर्जीज़ को पहचान के मैं उन 5 बच्चों से भी मिल चुकी हूँ। और वो जो बाहर से देख रहा था, जो मुझसे अट्रैक्टेड फील कर रहा था, वो इस जन्म में मेरे हस्बैंड हैं। तो ये सारी एनर्जीज से मैं तारुफ हो चुकी हूँ। अब मुझे ये जो मेरे को ये वो जो उसके प्यार वाले इमोशन को मैं नहीं समझ पाई ना, वो इमोशन कैरी फॉरवर्ड हुआ उस बर्थ में। तो पहले लाइफ बहुत बढ़िया चली, बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब मेरे हस्बैंड ने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट करा और केयर नहीं करी, वो नहीं दिखाया।
तो मुझे बताया गया कि भाई तुम कितनी ही ऊंचाई पे पहुंच जाओ स्पिरिचुअलिटी में भी, मेडिटेशन कर लो, पर आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में ये लेसन था कि इस बार आप प्यार को अच्छे से समझोगी, आप समझोगी कि प्यार भी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। भगवान ज़रूरी है, पर भगवान का रास्ता प्रेम है। आप ऐसे किसी के इमोशंस को, अपने आप को महान मान के किसी के इमोशंस को छोटा नहीं समझ सकती हो। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उस इमोशन की भी, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ। तो ये मेरी लेसन लर्निंग बनी, और मैं इतना तड़पी हूँ उस टाइम पे कि काश कोई केयर कर ले। इवन मेरे बच्चे कहते थे मम्मा हम तो प्यार करते हैं, मैं बोलती नहीं, मुझे वही वाला प्यार चाहिए जैसे जो केयर वाला होता है, जो हस्बैंड करता है ये। फिर मेरी सेकंड लाइफ जो मैंने देखी वो थी एक शामिल की। तो उस शामिल की लाइफ में मुझे हमेशा, जिस सोसाइटी में मैंने मूव इन किया था, वो नई सोसाइटी थी, एक विज़न आता था कि हम एक पहाड़ी मतलब एक लद्दाख जैसे साइड के कपड़े पहन रखे हैं, और मेरे पास वाइट टाइगर्स खड़े हैं, मेरी दादी उनको पेट करती है, और क्या कहते हैं वो एक बहुत बड़ी शामिन है। तो और उसके दूसरे कबीले वाला भी एक वो भी शामिन है, जिनसे मेरी दादी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और जो मेरी दादी है वो ये चाहती है कि जो उनका बेटा है वो भी एक बहुत बड़ा शामिन बने। लेकिन शामिन कौन होते हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। शामिन वो लोग होते हैं जो हील करते हैं और जो सोल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या होता है कि मेरी दादी को उनका बेटा तो कुछ करके नहीं देता है, वहीं जो अपोजिट पार्टी के जो मुखिया होते हैं शामिन, उनका बेटा बहुत अच्छी ऊंचाई पे चल रहा था। तो मेरी दादी ना बहुत शैटर्ड होती है इस फीलिंग को लेके। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी पोती में हमें आपकी वाली बात नज़र आती है कि वो लगता है कि आपकी इस लेगेसी को आगे लेके जा सकती है। तो मेरी दादी मुझे कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। तो मेरी मदर की बोलती है कि अरे तेरी दादी ने खुद तो शादी कर ली, तुझे ये नहीं करने देगी। क्योंकि मेरी दादी अब इस लेगेसी को एक पॉइंट और आगे ले जाना चाहती थी। उसके लिए ब्रह्मचर्य ज़रूरी था, यानी आपको फुल लाइफ शादी नहीं करनी है, किसी इस तरह की उसमें इंडल्ज नहीं होना है, सिर्फ मेडिटेशन करनी है। अब तब तो मैं बच्ची थी जब वो मुझे कन्विंस करती है, और जो सामने वाले कबीले का जो उनका पोता था वो भी मेरे साथ खेलने आया करता था, वो मुझसे बहुत अटैच था। अब धीरे धीरे हम खेलते खेलते बड़े होते हैं। मेरी दादी मुझे फिर फोर्स करती है और मुझे ये बात समझाती है कि अगर अपनी माँ की तरह ही बच्चे करने हैं या फिर इसी लाइफ में इंडल्ज करना है तो तुम एक सिंपल लाइफ जियोगी, बट अगर तुम्हें सच में गॉड को सर्व करना है, लोगों को हील करना है, तो तुम्हें इसमें आगे आना पड़ेगा और इस चीज़ के लिए अपना बलिदान करना पड़ेगा। इस लाइफ में तुमको ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा। कुछ टाइम मैं ऐसे ही सोचती हूँ लेकिन उसके बाद मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और मैं उनकी बात मान जाती हूँ। अब वो मुझे एक केव में मेडिटेशन के लिए बिठाती हैं और मैं बहुत लंबे समय तक बिना खाए पिए, बिना उसके तपस्या करती हूँ। और उसके बाद वो जो वाइट टाइगर था वो आ के बीच में गार्ड करता था कि कहीं मैं कहीं चली तो नहीं गई। या फिर वो जो लड़का था वो भी अब बड़ा हो चुका था, वो मेरे पास आके मुझसे रिक्वेस्ट भी करता है कि क्यों ना हम, ये तो हमारी दोनों फैमिली लाइफ की लेगेसी है, हम दोनों मिलके भी इस चीज़ को चला सकते हैं, तुम ऐसे मत करो। मतलब उसे मुझसे शादी करनी थी लेकिन मैं मना कर देती हूँ कि नहीं, मैं अपनी दादी की बात मानूंगी। तो यहाँ पे भी मैं दोबारा स्पिरिचुअलिटी को चुनती हूँ और प्रेम को रिजेक्ट कर देती हूँ। तो अब उसके बाद क्या कहते हैं, मैं पता नहीं कितने साल तपस्या करती हूँ, मेरी बॉडी भी ऐसी लीन हो जाती है, कुछ नहीं खाती पीती हूँ। तो कुछ कर्मा मुझ पे ये भी आता है। देखो जो मैंने तपस्या की उसका मुझे सब फल मिला कि मेरे लाइफ में इजीली मैंने टैरोट सीख लिया, इजीली फेस रीडिंग, एनर्जी रीडिंग सब कुछ कर लिया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जैसे कि मैंने मेरी बॉडी के साथ कर्मा बनाया। तो अब मैं जब चाहती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि मैं पतली हो जाऊँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मेरी बॉडी को वैसे मेंटेन नहीं कर पाती। मेरी बॉडी में कभी कभी बिना बात के पेन्स होते हैं क्योंकि मैंने उसको ट्रॉमा दिया बॉडी को, बॉडी मुझे ट्रॉमा दे रही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उससे भी सॉरी बोलती हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैंने उस टाइम पे उन एनर्जीज़ को नहीं समझा। लेकिन हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। तो अब मेरी लाइफ में क्या होता है, मैं ब्रह्मचर्य धारण कर लेती हूँ, लेकिन मैं जो हीलिंग करती हूँ वो सिर्फ औरतों से रिलेटेड करती हूँ। आदमियों की भी करनी होती है तो सिर्फ उनकी वाइफ से मिलती हूँ, किसी भी आदमी से मैं पूरी लाइफ नहीं मिलती हूँ। मेरी लाइफ ऐसी ही चली जाती है ब्रह्मचर्य में। जो मेरा लास्ट केस होता है उसमें एक वुमेन मेरे पास आती है जो मुझे कहती है कि ये हीलिंग मेरे बिना पति के नहीं हो सकती, और वो अपने पति को लेके आती है। तब मैं अपना ये व्रत तोड़ती हूँ, इस पैटर्न को तोड़ती हूँ और मैं उसके पति को हील करती हूँ। और जैसे ही मैं उसे हील करती हूँ उसके बाद मैं अपने प्राण छोड़ देती हूँ। तो मेरी लाइफ में जो ये स्पिरिचुअलिटी को लेके लव को रिजेक्शन था, तो मुझे इस बार की लेसन लर्निंग ये थी कि भाई एक्सेप्ट करो, प्यार भी उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी स्पिरिचुअलिटी है।
उतना ही ज़रूरी साधुत्व है जितना ज़रूरी ये मेटलिस्टिक लाइफ है इसमें भी। यानी हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब मैं इनमें सारी एनर्जीज़ को पहचानती हूँ। तो वो जो वाइट टाइगर था वो हमारी सोसाइटी का कुत्ता है जिसका नाम शेरू है, और जो मेरी दादी थी वो हमारी सोसाइटी की एक मैम हैं, जो भाभी भी बुलाती हूँ मैं उन्हें, जिनका नाम प्रभा भाभी है, और वो अब वकील हैं। और क्या कहते हैं, जो मेरी मदर थी वो उदयपुर में एक लेडी मुझसे मिली थी, हिमांशी, वो थी। मतलब ऐसे करके मैं सबसे मिल लेती हूँ अपने उसमें। तो जितने भी लोग, ज़्यादातर लोगों से मिली हूँ, कुछ से नहीं मिली हूँ तो कहीं ना कहीं मिल जाऊँगी। तो लाइफ हमको हमेशा कुछ लर्निंग देने के लिए आती है। आप साधुत्व अपनाओ या मेटलिस्टिक लाइफ अपनाओ या कुछ भी, पर रो मत, ग्रेटिट्यूड पे करो, हर चीज़ से आप सीखते हैं। थैंक यू सो मच।